हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डबल कॉलम कैश बुक डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वी कैन कंबाइन द कैश बुक एंड द बैंक अकाउंट टू गेट अ बुक विद 2 डेबिट एंड 2 क्रेडिट कॉलम्स, one each for cash and bank transactions respectively. This book will be called the double column cash book. तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैश बुक और बैंक के जो अकाउंट है लेजर में, उन दोनों को कंबाइन करके एक ऐसी बुक बना सकते हैं जिसमें 2 डेबिट और 2 क्रेडिट कॉलम्स हों, और जिनमें से एक हम यूज करेंगे कैश ट्रांजैक्शंस के लिए और एक यूज करेंगे बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए। ये जो नई बुक हम बनाएंगे 2 डेबिट और 2 क्रेडिट कॉलम्स के साथ, इसे हम डबल कॉलम कैश बुक कहेंगे। चलिए देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करने के रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहला रूल है डेबिट द कैश बुक कैश कॉलम विथ ऑल कैश रिसीव्ड एक्सेप्ट कैश पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे एज रिसीव्ड। तो हम कैश बुक के जो कैश कॉलम है उसमें क्या डेबिट करेंगे, हम सारी कैश जो रिसीव हुई है, ऑल कैश रिसीव्ड को हम कैश बुक के कैश कॉलम में डेबिट करेंगे। तो जो भी सारी कैश रिसीव हुई होगी वो हम कैश बुक के कैश कॉलम में डेबिट करेंगे, एक्सेप्ट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि अगर हम कोई कैश रिसीव करें और उसे उसी दिन बैंक अकाउंट में जमा करवा दें तो हम उसे कैश कॉलम में नहीं बल्कि बैंक कॉलम में रिसीव करेंगे। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि एक्सेप्शन ये है कि कैश अगर हम कुछ रिसीव करते हैं और उसे उसी दिन बैंक अकाउंट में जमा भी करवा देते हैं तो उसे हम कैश बुक में कैश कॉलम की जगह बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। डेबिट द कैश बुक बैंक कॉलम विथ ऑल अमाउंट्स पेड और रिसीव्ड बाय द बैंक। अब हमारे बैंक अकाउंट में जितनी अमाउंट्स हमने पे की या बैंक अकाउंट में अमाउंट्स रिसीव हुई उसे हम कैश बुक के बैंक कॉलम में रिसीव करेंगे। कई बार क्या होता है कि कोई हमारा डेटर होता है, वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा देता है, या हमें वो कोई चेक देता है जिस चेक को हम अपने बैंक में जमा कर देते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है कैश बुक के बैंक वाला जो कॉलम है उसको डेबिट कर देंगे। आइए आगे देखते हैं। क्रेडिट द कैश बुक कैश कॉलम विथ ऑल पेमेंट्स इन कैश। हम सारे कैश की पेमेंट्स जो है उसे कैश बुक के कैश कॉलम में क्रेडिट करेंगे। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। क्रेडिट द कैश बुक बैंक कॉलम विथ ऑल पेमेंट्स मेड थ्रू द बैंक अकाउंट, दैट इज बाय चेक्स और बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू द बैंक। तो हम करते क्या है, हम जब बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करते हैं तो या तो हम चेक्स यूज करते हैं, चेक्स यूज करके हम डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी यूज कर सकते हैं कि हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी कि वो हमारे LIC की प्रीमियम या इंश्योरेंस की प्रीमियम जो है वो ऑटोमेटिक डेबिट करके पेमेंट कर दे। तो उन सब ट्रांजैक्शंस को जो है हम डायरेक्ट कैश बुक के जो बैंक कॉलम है उसमें क्रेडिट करेंगे। ये सब चीजें आपको तब खुल के समझ आएंगी जब हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप रूल्स को एक बार देख लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट आइटम देखते हैं जो है कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं। Since the double column cash book contains both the cash and the bank account transactions, the entry of the dual aspect of the following transactions will be done in the same cash book. अब क्या होता है कि कैश बुक डबल कॉलम में आप अगर देखें तो कैश की ट्रांजैक्शंस और बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस दोनों ही रिकॉर्ड हो रही हैं। तो इन एंट्रीज की जो दोनों एस्पेक्ट हैं, डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट, दोनों ही इस डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगी और इनकी कहीं और कोई पोस्टिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने अपने बैंक अकाउंट से ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, समझ लीजिए आपने ₹1000 विड्रॉ किया बैंक से फॉर ऑफिस यूज, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी, क्योंकि आपका कैश आपके पास आ रहा है तो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होगा 1000 से, और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट होगा 1000। तो आप देख रहे हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये जो एंट्री हो रही है इसके दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो दोनों ही डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे और इसकी साइमल्टेनियस पोस्टिंग किसी भी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होगी। तो इस टाइप की एंट्रीज को, जिसकी टोटल दोनों एस्पेक्ट्स ही कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाते हैं, उन्हें हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अगर आप ये बी वाला ट्रांजैक्शन भी देखें, ऑफिस कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट, मतलब जस्ट इसका रिवर्स, आपने कैश, अपने बिजनेस का कैश जो है उसे बैंक में जमा किया,
तो बैंक अकाउंट की वैल्यू बढ़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगी। समझ लीजिए 5,000 रुपये आपने जमा कराए टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आपका घट रहा है तो टू कैश अकाउंट 5,000 होगी। तो इस केस में भी जो अकाउंट डेबिट हुई है और जो अकाउंट क्रेडिट हुई है, दोनों की एंट्री जो है कैशबुक में ही होनी है। इसलिए जी ये कंप्लीट एंट्री के जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, डुअल एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट, दोनों एक ही बुक में रिकॉर्ड होगी, तो इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे। इन दोनों एंट्रीज की किसी भी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग नहीं होनी है। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। दिस टाइप ऑफ एंट्री इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रा एंट्री। फॉर अ कॉन्ट्रा एंट्री देयर विल बी नो पोस्टिंग टू अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसा मैंने आपको बताया, एंड इट इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द फैक्ट बाय प्लेसिंग इन द फोलियो कॉलम अ सी विच स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा। चलिए मैं आपको कैश बुक का फॉर्मेट दिखा दूँ ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आए। ये है एक डबल कॉलम कैश बुक की फॉर्मेट। इसमें यहाँ पे एक कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए एक कॉलम है और बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए एक डेबिट में कॉलम है, और सेम क्रेडिट साइड में भी एक कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए और बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए एक एक अलग अलग कॉलम है। तो कॉन्ट्रा एंट्री के केस में क्या होता है, ये जो लेजर फोलियो कॉलम है यहाँ पर हमें कैपिटल सी लिखना पड़ता है कॉन्ट्रा एंट्री के केस में। फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट डेबिट 1,000 टू बैंक अकाउंट। चलिए इसे हम डबल कॉलम कैश बुक में एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हम डेबिट साइड में यहाँ पे जो भी डेट है वो डेट डालनी पड़ेगी और यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और कैश वाले कॉलम में 1,000 रुपीज़ लिखेंगे, और इसी साइड में फिर जो डेट थी वही डेट दे देंगे, ट्रांजैक्शन की डेट, और फिर यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और बैंक वाले कॉलम में 1,000 लिख देंगे। अब आप ध्यान से इस ट्रांजैक्शन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हमने कैश वाले कॉलम को डेबिट किया है, डेबिट साइड में जो कैश वाला कॉलम है उसमें एंट्री की है, मतलब कैश बुक में कैश रिसीप्ट की एंट्री हो रही है, और पैसे कहाँ से मिले, हमें बैंक अकाउंट से मिले, इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है यहाँ पे। और सिमिलरली क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग बैंक अकाउंट में होनी है और बैंक अकाउंट हम अलग से मेंटेन नहीं कर रहे हैं बल्कि इसी कैश बुक में एक अलग सा कॉलम मेंटेन कर रहे हैं बैंक अकाउंट के लिए, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री भी इसी कैश बुक में होगी और ये इस फॉर्म में होगी। यहाँ पर हम जो फिगर है वो कैश कॉलम की जगह जो है बैंक कॉलम में एंट्री कर रहे हैं क्रेडिट साइड में, क्योंकि अमाउंट जो है वो बैंक अकाउंट से घट रहा है, पैसे हमने बैंक अकाउंट से विड्रॉ किए हैं, तो बैंक अकाउंट जो है वो 1,000 रुपीज़ से घट जाएगी और हमें उसके बदले क्या मिला, हमें उसके बदले कैश मिली, इसलिए हम यहाँ बाई कैश अकाउंट लिखेंगे। और यहाँ लेजर फोलियो वाले कॉलम में हम सी लिख के इंडिकेट करेंगे कि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है, मतलब इस एंट्री की जो डुअल एस्पेक्ट वाली एंट्री है वो इसी कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई है। जनरली दूसरे एंट्रीज के केस में समझ लीजिए अगर आप कोई सैलरी पेमेंट की एंट्री करते हैं तो बाई सैलरी अकाउंट जब आप लिखेंगे यहाँ पे और समझ लीजिए अमाउंट डालेंगे 5,000 या कुछ भी अमाउंट हो, तो आप जो लेजर फोलियो कॉलम है वहाँ पर लेजर की किताब का वो पेज नंबर लिखेंगे जिसमें सैलरी अकाउंट मेंटेन्ड है। समझ लीजिए आपके लेजर की बुक में पेज नंबर 7 में सैलरी अकाउंट है, तो आप लेजर फोलियो कॉलम में यहाँ पर 7 लिखेंगे ताकि जब हम लेजर की बुक में पेज नंबर 7 खोलें तो हमें ये सैलरी अकाउंट मिल जाए और हम देख लें कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री वहाँ पोस्ट की हुई है। पर कॉन्ट्रा एंट्री के केस में सिंस इसकी कोई पोस्टिंग करस्पॉन्डिंग लेजर में होती नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सी लिखकर वो डिनोट करते हैं। अब चलिए लास्ट पॉइंट आज देखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ फैसिलिटी वेयर द अकाउंट होल्डर हैज द परमिशन टू ड्रॉ एन अमाउंट ओवर द बैलेंस अवेलेबल इन हिज अकाउंट अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर द यूज ऑफ दिस फैसिलिटी। क्या होता है कि बैंक कभी कभी अपने अकाउंट होल्डर को ये फैसिलिटी देती है कि उसके बैंक में जितनी अवेलेबल बैलेंस है वो उससे ज़्यादा पैसे बैंक से निकाल सके। इस फैसिलिटी को बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं और बैंक जो है इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पे एक इंटरेस्ट भी चार्ज करती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो समझ लीजिए कि आपके बैंक में अभी 50,000 रुपये बैलेंस है, बैंक अकाउंट में अभी 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, पर आपको 70,000 रुपये की अभी ज़रूरत है, इमीडिएटली किसी को पेमेंट करना है। तो आप अपने बैंक अकाउंट से जिसमें सिर्फ 50,000 रुपये हैं फिलहाल के लिए 70,000 रुपये निकाल सकते हैं, मतलब जो आपकी एग्जिस्टिंग बैलेंस है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको बैंक ये फैसिलिटी देता है। तो
तो अगर आपने 50,000 वाले बैंक अकाउंट से 70,000 रुपये विड्रॉ कर लिए तो आपके बैंक में बैलेंस रह जाएगा -20,000, यानी कि 20,000 क्रेडिट। मतलब अभी आपको बैंक को 20,000 रुपये चुकाने, एक तरह का लोन होता है। तो फिर क्या होगा, जब आप नेक्स्ट अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाएंगे, समझ लीजिए नेक्स्ट आपने 1 लाख रुपए जमा कराए, तो यहां से ये 20,000 रुपये ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे और बैंक आपको अपने बैंक अकाउंट में 80,000 का बैलेंस दे देगी। और अगर इस पे उसने कुछ इंटरेस्ट चार्ज करना हुआ तो वो इंटरेस्ट भी डिडक्ट कर लेगी, पर वो पॉइंट मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ। तो बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसे काम करता है। तो कभी अगर किसी प्रॉब्लम में या किसी सम में आपको कहा गया है कि बैंक की बैलेंस जो है वो ओवरड्राफ्ट है, तो वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है वो कैश बुक के क्रेडिट साइड में अपीयर करेगी, ना कि डेबिट साइड में, जो कि नॉर्मली होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही। अगले वीडियो में हम डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड सम्स करेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने सुझाव या सवाल आप नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।